स्वागत है प्रियंका अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मेरे बचपन के दिन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और यह एक संस्मरण है। संस्मरण आप लोग जानते हैं, स्मृति के आधार पर जो रचना की जाती है उसे संस्मरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा जी जो स्वयं एक लेखिका है, उन्होंने अपनी बचपन की यादों को इस पाठ के माध्यम से उजागर किया है। तो हम पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वह हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी सन 1929 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन गांधी जी की प्रेरणा से वह समाज सेवा में लग गई और उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। आगे चल के जो महादेवी जी हैं, उन्होंने काव्य में भी रचनाएं की और गद्य में भी रचनाएं की हैं। जो काव्य रचनाएं हैं उनकी मुख्य है नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। और उनकी जो गद्य रचनाएं हैं वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ कुछ इस प्रकार है। पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस पाठ को पढ़ने के बाद अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है या अपनी किसी भी तरह की राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य कीजिए। तो ये जो पाठ है मैंने शुरू में ही बताया, महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है। महादेवी के खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अतः लगभग 200 वर्षों के बाद महादेवी ने परिवार में जन्म लिया, यानी 200 सालों तक इनके परिवार में कोई कन्या नहीं जन्मी थी। 200 साल बहुत होते हैं, यानी उससे इन महादेवी जी से पहले कोई लड़की ही नहीं थी। तो ऑब्वियस है अब लड़की इतने सालों बाद जन्मी है तो उनके पिता ने लड़की की मन्नत मांगी थी कि महादेवी जी के जो पिता थे उन्होंने दुर्गा पूजा करके कन्या मांगी थी कि अब जो हो हमारे घर में एक पुत्री हो। तो ऑब्वियस है जब उन्होंने खुद मन्नत मांग के लड़की मांगी उस जमाने में कि किसी प्रकार का कोई लिंग भेदभाव नहीं है तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती होगी। अतः महादेवी को बचपन से ही जो था उनको कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा कि भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर कि वो लड़का है तुम लड़की हो, नहीं, क्योंकि 200 साल बाद लड़की पैदा हुई और मन्नत मांगी गई है तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने की सुविधा दी गई। अब उर्दू फारसी बोलने का तो घर का माहौल ही था, साथ ही साथ जो उनके पिता थे वो अंग्रेजी जानते थे, संस्कृत पढ़ने की भी सुविधा थोड़ी बहुत मिल गई। और जो उनकी माता थी उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि जो माता थी वो हिंदी जानती थी, वो मीरा जी के पद गाया करती थी। तो जो हिंदी का थोड़ा बहुत वातावरण बना जो लेखिका को मिला वो उनकी माता से मिला। अब महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी। पंचतंत्र कहा जाता है जिसमें नैतिक शिक्षा आपको दी जाती है स्टोरीज के माध्यम से, यानी कोई कहानी है और अंत में आपको उसका मॉरल वैल्यू बताया जाएगा कि आपको नैतिक शिक्षा दी जाएगी। तो पंचतंत्र बहुत अच्छी स्टोरी होती है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। तो महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी किंतु उर्दू फारसी में उनका मन ना रम सका और उनको उर्दू और फारसी में इंटरेस्ट कम बना, जबकि उनके घर का माहौल है उर्दू फारसी बोलने का। जब उनके पिता ने मौलवियों को और जो मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है जो उर्दू फारसी का ज्ञान देंगे उनको घर पे भी बुलाया, तब भी जो महादेवी वर्मा थी वो उनको देखकर डर गई थी। उन्हें मिशन अब स्कूल की प्रार्थना और वहाँ का वातावरण भी नहीं भाया। अब वो बड़ी हो चुकी है, उनको स्कूल भेजना है तो मिशन स्कूल भेजा गया, यानी क्रिश्चियन स्कूल में, जहाँ पे अंग्रेजी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था तो वो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते थे। तो वहाँ का वातावरण भी महादेवी वर्मा को मिशनरी स्कूल का नहीं भाया। उसके बाद वो रोती थी स्कूल जाने में तो उसका स्कूल छुड़वा दिया गया लेखिका का। बाद में 5 साल तक यानी 5वीं तक, चौथी तक उसको घर पर ही पढ़ाया गया और बाद में जो एक स्कूल था जो था क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर लेखिका का एडमिशन कराया। और एडमिशन भी किस बेस पे हुआ, यानी जो अभी तक उन्होंने पढ़ाई अपने घर पे की उसके बेस पे जो एंट्रेंस हुआ होगा उस एंट्रेंस के बिहाफ पे उनका 5वीं कक्षा में उस कॉलेज में हो गया। अब यहाँ हिंदू और ईसाई दोनों जातियों की लड़कियां थी और भोजन में भी प्यास नहीं मिलता था, यानी जिस तरह का वो सात्विक भोजन अपने घर पे ग्रहण करती थी, जिस तरह के उनके घर का वातावरण था, सेम वैसा ही वातावरण लेखिका को यहाँ कॉलेज में मिल गया तो उनका स्कूल में मन लग गया।
क्योंकि पहले जो मिशनरी स्कूल था उसमें उनका मन नहीं लगा, वो वहाँ रोती थी जाने के लिए। लेकिन ये जो क्रॉसवर्ड गर्ल्स कॉलेज था उसमें उनका मन लग गया और वो वहाँ पर रह गई, मतलब वो छात्रावास था, हॉस्टल था और वो वहाँ पर रहने लगी। अब आगे चल के जो महादेवी वर्मा जी है अपने हॉस्टल के बारे में बता रही है, अपने छात्रावास के बारे में बता रही है कि जो छात्रावास था, हर कमरे में 4 छात्राएँ रहती थी, यानी एक-एक रूम अलॉट होता था और हर एक रूम में 4 लड़कियाँ गर्ल्स रहती थी। तो महादेवी के कमरे में रहने वाली एक सीनियर छात्रा भी थी और वो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये नाम भी आपके लिए पहली बार नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, रचनाएँ आपने सुनी होंगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं। तो वो इनसे 2 साल सीनियर थी और वैसे अगर लेखिका 5वीं में है तो वो 7वीं में थी। वह कविता लिखती थी। महादेवी की माता भी भक्ति गीत लिखती थी और गाती थी। तो जो लेखिका थी कि उन्हीं की देखा-देखी महादेवी भी लिखने लगी थी। लेकिन जो महादेवी थी, वो छिप-छिप कर लिखती थी। क्योंकि जो उनकी माता थी बहुत ही भक्ति प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो ये जो लिखने का हिंदी और संस्कृत, ये लेखिका को गुण जो है अपनी माँ से मिला। लेकिन महादेवी जो थी खुलकर नहीं लिखती थी, छिप-छिप कर लिखती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जो था अपने इस कॉलेज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी क्योंकि वो लिखती थी, कविताएँ लिखती थी, तो उनका काफ़ी सम्मान था। इधर सुभद्रा कुमारी हिंदी खड़ी बोली लिखती थी और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो खड़ी बोली का प्रयोग करती थी जब अपनी रचनाएं लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि महादेवी वर्मा भी छिप छिप कर लिखती है। तो उन्होंने क्या किया, महादेवी की कॉपियां ढूंढकर उनकी कविताएं खोजी कि कहाँ वो लिखती है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, एक ही रूममेट थी। और जब उनको पता चला ये भी लिखती है तो उसने उनकी कॉपियां ढूंढी महादेवी जी की, सुभद्रा जी ने, और सारे हॉस्टल को बता दिया कि महादेवी भी लिखती है। यानी उन्होंने उसकी क्वालिटी सबके सामने जाहिर कर दी। अभी तक जो महादेवी थी वो छिप छिप कर लिखती थी, लेकिन सुभद्रा जी ने अब सबके सामने जाहिर कर दिया कि महादेवी भी लिखती है। तब से दोनों में और भी ज़्यादा अच्छी मित्रता हो गई क्योंकि सेम चीज़ में इंटरेस्ट है उनकी, सेम हॉबीज़ है, सेम चीज़ों में उनकी रुचि है, तो उनकी मित्रता और गहरी हो गई। खेल-कूद के समय वो दोनों बैठकर तुकबंदी किया करती, यानी जो और बच्चियाँ थी, वो खेलने कूदने में लगी रहती थी, लेकिन ये दोनों कविताएँ लिखती और तुकबंदी किया करती थी। और सौभाग्य से क्या होता था कि वो तुकबंदी ये जो कर रही हैं, जो कविताएँ लिख रही है, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छप भी जाती थी। सन 1917 की बात है, उन्हीं दिनों कवि सम्मेलन होने लगे। कवि सम्मेलन क्यों होने लगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, तो इस वजह से जो था अंग्रेजी को ज़्यादा प्रचार-प्रसार कर रहा था। तो साथ ही साथ हमारी हिंदी जो मातृभाषा है, वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए हिंदी का प्रचार-प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। तो इसके लिए समय-समय पे कवि सम्मेलन आयोजित होने लगे। तो हिंदी के प्रचार का जो युग था, महादेवी भी सम्मेलनों में जाने लगी, क्योंकि वो भी अब लिखने लगी, वो भी जग ज़ाहिर हो गया, वो भी पता चल गया कि महादेवी भी लिखती हैं, तो वो भी उन सम्मेलनों में भाग लेने लगी। क्रॉस थ्रेड की एक मैडम उन्हें साथ लेकर जाती थी और उनके कॉलेज की जो एक मैम थी, मैडम, वो उन्हें अपने साथ लेकर उन सम्मेलनों में जाती थी। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हरिओध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी जैसे महान कवि होते थे। इन नामों से भी आप अनछुए नहीं हैं। हिंदी साहित्य में अगर आप घुसते हो या कोई साहित्य पढ़ना शुरू करते हो तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रहते हैं या आपने पहले भी सुने होते हैं। तो ये नाम भी उन्हीं में से कुछ हैं। महादेवी अपना नाम सुनने को बेचैनी से प्रतीक्षा करती थी। ऑब्वियस है, उन्होंने भी कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, तो सबको ये होता है कि हमारा भी कोई रिजल्ट आए, हमें भी कुछ अवार्ड मिले या रिवॉर्ड मिले, तो वो भी प्रतीक्षा करती थी और उन्हें प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। मैक्सिमम उनको फर्स्ट पोजीशन ही मिलती थी, प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक कवि सम्मेलन में महादेवी को चांदी का नक्काशीदार कटोरा भेंट में मिला और एक कवि सम्मेलन में उनको ये कटोरा मिला जो था चांदी का। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। अब जो ये आनंद भवन है ना, ये भी हिंदी के प्रचार प्रसार में केंद्र बन चुका था उस समय। तो गांधी जी को तो वहाँ पहुँचना ही था, क्योंकि गांधी जी भी एक भारतीय थे और वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे थे और तरह तरह के आंदोलन भी वो चला रहे थे। तो आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का उस समय केंद्र बन चुका था। महादेवी तथा अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च में से कुछ धन एकत्र करके देश हित में अर्पित किया करती थी। महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया। बापू महात्मा गांधी जी। बापू ने कविता तो नहीं सुनी, हाँ वह कटोरा अवश्य रख लिया, और उन्होंने सुना नहीं कि उसको किस कविता पे कटोरा मिला, ये किस कविता
ऐसी क्या कविता या इसने ऐसा क्या सुना है जिसकी वजह से इसको ये उपहार मिला। उन्होंने वो कविता नहीं सुनी, उन्होंने वो कटोरा रख लिया। महादेवी उस कटोरे को भेंट करके प्रसन्न हुई और महादेवी ने उस कटोरे को बापूजी को देकर यानी भेंट स्वरूप उनको अर्पण करके वो बहुत प्रसन्न हुई। यानी देश के इतना बड़ा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम सब जगह विख्यात है, प्रख्यात है, सब जानते हैं और उसके लिए वो देना बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व की बात थी। छात्रावास में ज़ैबुन नाम की एक मराठी कन्या महादेवी का साफ सफाई का काम कर देती थी। वह हिंदी और मराठी की मिली-जुली भाषा बोलती थी। वहाँ एक उस्तानी बेगम भी थी जिसे उसकी मराठी पर ऐतराज़ था। यानी वहाँ पे एक और लड़की थी जिसको मराठी भाषा से ऐतराज़ था और वो मुस्लिम थी। परंतु ज़ेबुन कहती हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। ऑब्वियस है जिसको जो अपनी भाषा आती है वो वही बोलेगा। तो वो मराठी बोलती थी। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी यानी किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। अवध से आई लड़की अवधी बोलती थी तो बुंदेलखंड से बुंदेली, यानी ऐसा कुछ नहीं था कि आप यहाँ आए हो तो हिंदी बोलो। या हमें ये समझ आता है जो जिस लैंग्वेज में जो जिस बोली में कंफर्ट अपने आप को महसूस करता है वो बोली बोल सकता है, उसको वो अधिकार था। सब एक ही मेस में खाते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही प्रार्थना करते थे। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था कि हमारी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, हमको तो ये वाली बोली आती है, हम ये क्यों बोले। नहीं, ऐसा किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर, बोली के आधार पर कोई भेदभाव उस कॉलेज में नहीं था। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ये बताना चाह रही हैं। यानी सब वहाँ पर मिलजुल कर रहते थे। आगे चल के जो महादेवी जी हैं वो विद्यापीठ के बारे में बता रही हैं कि अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर चुकी हैं और वो अब अपने पड़ोस के बारे में बता रही हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, कि विद्यापीठ में आई तब भी बचपन के संस्कार उसी तरह बने रहे। बचपन के संस्कार मतलब कि जो एक बच्चा होता है ना उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, कहा जाता है माता-पिता द्वारा आते हैं। तो माता-पिता द्वारा जो संस्कार आते हैं ना, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो जिस वातावरण में रह रहा है ना, वो अगर शुरू से उसी वातावरण में रहा है तो आगे चल के भी उसको उसी चीज़ की आदत हो जाती है। तो ये बच्चों में माता-पिता द्वारा जो संस्कार होते हैं, अगर ये अच्छे हैं ना, तो ये लाइफ़ टाइम तक चलते हैं। वो ऐसे उसके दिल में घर कर जाते हैं कि वो चाहकर भी उन संस्कारों को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर भी जो लेखिका के संस्कार हैं, वो अभी भी उसी तरीके से बने हुए हैं, जिस कंपाउंड में महादेवी अपने बचपन की बात बता रही है, वो रहती थी। उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी, यानी जो उनकी वाइफ़ थी नवाब की, वो उन बच्चों से यानी महादेवी और महादेवी के भाई-बहनों से रिक्वेस्ट करती थी कि उन्हें वो ताई कहें। यानी ये एक रिलेशन, एक पड़ोस में भी एक रिलेशन, एक रिश्ता बनाने की जो कोशिश है कि अगर हम मुस्लिम हैं और बच्चे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मुझे ताई बोले, और एक रिश्ते बनाने की जो कोशिश है, वो शुरू होती है। बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहा करते थे। बच्चों के जन्म के दिन, यानी जब उनका जन्मदिन होता था बच्चों का, चाहे बेगम साहिबा के बच्चों का हो या लेखिका के भाई-बहनों का या उस लेखिका का जन्मदिन हो, एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे। राखी पर बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी भी नहीं देती थी, जब तक कि महादेवी उन्हें राखी ना बाँधे। यानी वो एक, यहाँ पे बात की जा रही है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सब एक परिवार की तरह रहते हैं कि एक कंपाउंड में तो सब एक परिवार है। सिर्फ़ परिवार घर के अंदर जो लोग हैं, जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, वही सिर्फ़ परिवार नहीं है। परिवार है पूरा कंपाउंड, पूरी सोसाइटी। तो एक रिश्ता क्रिएट हो जाता था और धर्म का भी कोई भेदभाव नहीं होता था। वो मुस्लिम महिला होकर भी अपने बच्चों को भूखा-प्यासा रखती थी जब तक कि महादेवी उसके बच्चों को राखी नहीं बाँध देती थी। इसी भांति मुहर्रम पर इसके लिए भी वस्त्र बनते थे और जब उनका मुस्लिम त्योहार आता था तो ये जो बच्चे हैं महादेवी और उसके भाई-बहन, इनके लिए भी उस समय कपड़े वगैरह वो बनवाती थी। यानी यहाँ बात वही हो रही है कि भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है, ना धर्म का, ना जाति का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते की तरह रहते हैं। आगे चल के बताती है महादेवी वर्मा कि जब महादेवी का छोटा भाई पैदा हुआ, जन्म हुआ, तो जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने महादेवी के पिता से कहकर नेग लिया कि रिश्ते की तरह कि मैं बड़ी हूँ, मैं ताई हूँ, और ताई बनकर कपड़े आदि उस बच्चे को भेंट स्वरूप उन्होंने दिए। यानी एक रिश्ता उन्होंने बनाया है। उनका नाम मनमोहन भी बेगम साहिबा ने रखा और महादेवी के भाई का नाम बेगम साहिबा ने ही मनमोहन रखा। वही मनमोहन वर्मा बाद में जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी।
परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी, अब वह सपना हो गई है। यानी यहाँ पे बात कर रही हैं कि जो पहले था ना समय, वो बिल्कुल अब बदल चुका है, क्योंकि लेखिका अब बड़ी हो चुकी हैं। जो बचपन में उन्होंने चीज़ों को फ़ील किया, रिश्तों को महसूस किया है, मित्रता को महसूस किया है, वो अब सपना सा लगती है उनको। वो ऐसा लगता है वो सब लुप्त हो गई है, खो गई है। ये सपना सच हो जाता तो भारत कुछ और ही हो गया होता। और आज जो हमारा भारत है, अगर ये चीज़ अभी तक होती तो भारत आज कुछ और ही होता, उसकी एक अलग ही छवि, उसकी अलग ही पहचान होती। चाहे भारत ने अपना एक नाम बना लिया है, अपनी एक पहचान बना ली है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य है, जो है रिश्तों की कमी। जो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वो पहले नहीं था लेकिन अब वो होने लगा है। तो यहाँ पर इस तरह ये पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।